भारतीय राजनीति में कुछ लोग ऐसन बारन जो सिस्टम के फॉलो करलन आ कुछ सिस्टम के चैलेंज। बिहार की राजनीति में एक ऐसन नाम बारन जे कर राजनीतिक जो विरासत के दावेदारी के भी बात कहल जाला। एकरा अलावा अपन बेबाक शैली और साहसी बयान खातिर भी अपन अलग पहचान बनावलन। कभी अपन सरकार पे सवाल उठावे के बात होके या कभी सिस्टम के खामी के खुलेआम उजागर करे के, तो आवाज कंफर्टेबल पॉलिटिक्स के नहीं है बल्कि टकराव के राजनीति में यकीन रखला ऐसन लोग कहलन या पत्रकारन के हमनी जैसन पत्रकारन की बात समझ में आवला। चूँकि भोजपुर के रहे भोजपुरी के विरासत बा सुधाकर सिंह जी के और हमरा साथे बारन सांसद बारन बक्सर से बहुत बहुत स्वागत बा सुधाकर जी आइडियाज इनसाइट्स विद गोविंदा के पॉडकास्ट सीरीज में। रामगढ़ से लेके बक्सर तक का सफर और विधानसभा से लोकसभा तक बदलाव, इस बीच विवाद, चुनौतियों और अस्पष्ट स्टैंड, ये यात्रा सरल नहीं होती। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी का स्वागत है। हमने आज इस पॉडकास्ट सीरीज में उनसे बातचीत के दौरान कई मामलों पे बेबाक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सुधाकर, आप एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जहां नेतृत्व और प्रभाव दोनों मजबूत रहा है। खासकर आपके पिताजी जगदानंद सिंह जी की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपके लिए राजनीति एक चुनाव था या जिम्मेदारी जो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर आ गई? चुनाव जिम्मेदारी नहीं है जो किसी के कहने से और कभी भी आ जाएगा। जब हम लोग लोकतंत्र में हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो अपनी भूमिका को चुनना भी है। और यह चुनाव मेरा था कि मुझे सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय होना है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई मैं अकेला हूँ इसीलिए जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। और भी लोग हैं परिवार में, अगर जिम्मेदारी आनी होगी, जिम्मेदारी के तौर पे आनी होती तो किसी और के पास भी जाती। तो ये हमारे लिए चुनाव था और हमने इसको चुना और एक कठिन रास्ता हमने चुना, यह जानते हुए कि कोई रास्ता आसान नहीं है, फिर भी मैंने इसका चुनाव किया और इस भूमिका में हम लोग काम में लगे हुए हैं। विरासत का कितना रोल होता है किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से आगे ले जाने में? बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर विरासत से हैं तो आपकी पहचान की एक प्रक्रिया या एक फेज आप पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक चुनौती भी है। अगर विरासत समृद्ध हो, और चूँकि राजनीतिक विरासत समृद्ध होता ही है, तो आपको उसके ऊपर जाना होता है। आप उससे अगर कमतर हैं, अगर नीचे आप हैं, तो आपकी चुनौती ज़्यादा बढ़ जाती है उन लोगों के मुकाबले जो नए लोग होते हैं। क्योंकि नए लोगों के बारे में लोग नहीं जानते, इसीलिए वो उसकी जो भी भूमिका होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिसकी विरासत हो, पुरानी भूमिका हो, तो लोगों के जेहन में होता है एक स्टैंडर्ड कहिए, बेंचमार्क कहिए। अगर आप उससे नीचे काम कर रहे हैं तो आपको ये मान कर चलना चाहिए कि आप इस सिस्टम से आप बाहर हो जाएंगे। पिताजी भी बड़े नाम हैं और ग्राउंडेड हैं, लोगों से जुड़े रहे हैं और जो बिहार की राजनीति को हम समझते हैं और आपके बयानों पर गौर करते हैं तो कई बार स्वतंत्र दिखता है। मतलब सत्ता में रहने के बावजूद कुछ इस तरह की टिप्पणी आती है जो आलोचनात्मक भी रहती है। तो क्या घर की मेज और राजनीति के मंच में कभी वैचारिक टकराव महसूस होता है? मैंने कहा राजनीति का मैंने चुनाव किया है, तो जब मैं चुनाव किया हूँ तो वो एक विस्तृत आइडिया के साथ जिम्मेदारी के तौर पर लेता तो फिर उसको कंटिन्यू करता। तो एक मैंने कहा कठिन रास्ता हमने चुना था। निश्चित तौर पर आसान रास्ता था जिम्मेदारी लेना, लेकिन हमने जिम्मेदारी नहीं लिया, हमने चुनाव किया। मेरे पास अन्य विकल्प थे। तो स्वाभाविक है कि जो बदलाव चाहिए इस देश को, उस बदलाव के लिए आपको कड़े स्टेप लेने होंगे। और ये लोगों को कभी कभी लगेगा कि जो रास्ता हम ले रहे हैं वो कौन रास्ता है, ऐसा हमने तो पहले का देखा नहीं। तो नए रास्ते कठिन होते ही हैं हमेशा, लेकिन ये
बदलाव भी इसी रास्ते से होगा, कठिन फैसले से। इसीलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि टकराव है, वैचारिक टकराव भी नहीं है, हितों का भी टकराव नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, यह केवल टकराव है उसको लागू करने के तरीके में, वो टकराव दिखता है लोगों को। सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन गए हैं, कुर्सी पर हैं। विपक्ष के नेता के तौर पे, जानकार के तौर पे आप इसे कैसे देखते हैं? क्या चेहरा बदलने से बिहार के गवर्नेंस की रफ्तार बदलेगी, या आपको लगता है कि सिस्टम वही पुराना और सुस्त रहेगा? देखिए, पुराना सिस्टम उस लेवल पे नहीं रहेगा, लेकिन एक बात यह भी सही है कि यह कंटिन्यूएशन में है बदलाव। क्योंकि नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से और राजनीति से, पद से विदा लेने का निर्णय शर्तों के साथ लिया कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। यह स्वाभाविक बदलाव नहीं है। स्वाभाविक बदलाव उसको कहते हैं कि अब हमारी पारी समाप्त हुई, देश और राज्य तय कर ले किसको बनाना है। ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी अब मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास रखे हुए हैं, तो बदलाव थोड़ा होगा, दिखेगा, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। तो इस्तीफा और हस्तक्षेप से जो नया समीकरण दिख रहा है, मतलब आप लोगों को, तो एक युग का अंत माना जाए इसको, या मतलब नीतीश कुमार को एक तरह से डंट करने के लिए लाके सेंटर में छोड़ दिया गया? नीतीश कुमार का अभी खत्म नहीं हुआ है समय, केवल पद से हटे हैं। अभी उनका प्रभाव 30 तक रहेगा, क्योंकि उस गठबंधन को जो वोट मिला है उसके एमएलए हैं, बड़ी संख्या भी है। 30 के बाद ही मैं मानूंगा कि कोई जो निर्णय होगा बिहार की जनता का, तो ही मैं बदलाव मानूंगा। अन्यथा ये बदलाव नहीं है, एक कंटिन्यूएशन है। केवल वो हटे हैं, उनके बदले में दूसरा आया है जो उनकी इच्छा से आया है। बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी देता है। दूसरी तरफ खबर आती है कि रातों रात लोहे का पुल जो है वो चोरी हो गया। इस विरोधाभास के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? सिर्फ अफसरशाही को या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को? देखिए, आंकड़ों में ही विरोधाभास है। सबसे ज़्यादा आईएएस देता है तो सबसे ज़्यादा निरक्षर भी तो बिहार दिया है, और 35% तो लोग पढ़े ही नहीं, उनकी साक्षरता ही नहीं। डेवलपमेंट इंडेक्स में भी लोएस्ट है। तो सवाल यह है कि बिहार एक इतना बड़ा राज्य जिसकी 35% आबादी आज भी अक्षर ज्ञान नहीं है, और 65% में भी मुश्किल से 7% ही केवल ग्रेजुएट हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट हैं, स्किल्ड नहीं लोग हैं। तो ये हमारे लिए चुनौती है, बिहार के लिए भी। और जो पढ़ गए भी, लिख गए भी, तो उसमें बिहार सरकार का रोल कम है, ब्रेन ड्रेन बहुत है। जिन आईएएस की बात कर रहे हैं, आईआईटी या एम्स, या वो राज्य के बाहर लोग पढ़ने गए, काबिलियत से जो भी हासिल किया, लेकिन वापस बिहार तो गए नहीं। तो बिहार चलाने के लिए जो सक्षम लोगों की ज़रूरत थी वो तो फुलफिल कभी नहीं हुआ। एक छोटी सी नौकरी है शिक्षक की, नौकरी काम बड़ा है, नौकरी छोटी है। हम लोग पिछले तेजस्वी जी की रेजिम से 5 लाख टीचर की बहाली की प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोगों को हटाना पड़ा डोमिसाइल कि अच्छे टीचर हमको मिल जाए। आज भी 1 लाख हमको मैथ, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, डोमिसाइल ओपन करने के बाद भी। कहने के लिए 14 करोड़ की आबादी है बिहार, लेकिन हम 1 लाख टीचर नहीं पैदा कर पाए। तो आप हमारा एजुकेशन सिस्टम की विफलता को मान लें। और जिन विषयों की बात कर रहे हैं उसके काबिल लोग बेंड्रेन हैं, दूसरे राज्य चले गए काम करने के लिए, जो वापस बिहार नहीं आएंगे। तो दोनों चीज़ है, एक तो हमारे पास कम पढ़े लिखे लोग थे, और जो पढ़े लिखे लोग भी वो दूसरे राज्य चले गए, बिहार वापस नहीं आए। तो ये हम दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक नया नाम आया, प्रशांत किशोर का जनसुराज के जरिए एक वैकल्पिक राजनीति का नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन चुनावी नतीजों में परिणाम एकदम ठीक उलट दिखा। तो बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि यहाँ राजनीति मैनेजमेंट और डेटा नहीं बल्कि जमीनी जड़ों और भावनाओं से चलती है। वैकल्पिक राजनीति क्या था? कोई वैकल्पिक राजनीति नहीं था।
प्रचार का वैकल्पिक मॉडल था, विचार का तो वैकल्पिक मॉडल था नहीं। विचारधारा के आधार पर उनके पास शून्य था। जिन्होंने कहा कि शराबबंदी खत्म करके उस पैसे से हम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, दोनों ही कंट्राडिक्टरी है, कन्फ्लिक्ट है, ऐसा होता ही नहीं। तो कहा जाए तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था। हाँ, प्रचार का तरीका उनके पास सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पेड वर्कर और ग्राउंड में इवेंट मैनेजमेंट, ये 10% राजनीति को प्रभावित करता है। 90% जो आम लोग हैं उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। तो लोग जो जिस उपलब्धि की चर्चा करते हैं उनकी, वो उपलब्धि 90 को 100 करने में उनका इस्तेमाल है। लेकिन 1 से 90 के पास के लिए तो कोई मॉडल नहीं हो, तो दिखी गया यार में। मैंने कहा भी था लोगों से कि रिजल्ट के बाद मुझसे बात करिएगा उनके बारे में, अगर कोई सीट आ जाएगी उनकी तो फिर हम बात करेंगे उनसे। क्या हुआ, ना सीट आई और न वोट की संख्या थी। तो ये मॉडल जिसको वैकल्पिक राजनीति कहते हैं, वो कोई वैकल्पिक नहीं था, वो एक वैकल्पिक प्रचार मॉडल था जिसको बिहार की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना करेगी, देश की भी जनता नहीं करेगी। सुधाकर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, राजद में आप हैं, राजद के सांसद हैं। एक लोहिया और जो विचारधारा की बात होती है, मूल रूप से राजद को बैकवर्डों की पार्टी मानी जाती है, पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है। एक स्वर्ण के लिए वहाँ स्पेस बनाना, और किस तरह से आप इसको सामाजिक तौर पे देखते हैं, राजनीतिक तौर पे देखते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह, HD देवगौड़ा, जो हमारे सीनियर लीडर थे, कई प्राइम मिनिस्टर बने इसमें, IK गुजराल, मोरारजी भाई। हमारा कोई लड़ाई अपर कास्ट के खिलाफ नहीं है। जो लोग अफवाह फैलाते हैं इस देश में, जिनके पास कोई वैकल्पिक राजनीति नहीं है, डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स में है कि जो समाज के जो पिछड़ गए वर्ग हैं उसको विशेष अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे समतामूलक समाज में बराबरी न करें लेकिन सम्मानजनक रहें। सम्मानजनक तरीके से लोगों को राजनीतिक या जीवन में आने के लिए अगर विशेष अवसर का सिद्धांत के जरिए किसी को आपत्ति है, तो फिर देश में लोकतंत्र में उसको विश्वास नहीं है। तब तो हमारे देश में लोकतंत्र का मॉडल लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब देश के सभी लोगों ने मिलकर के लोकतांत्रिक मॉडल को चुना, तो माना जाता है कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो आर्थिक रूप से हों या सामाजिक रूप से, ऐसे लोगों को विशेष अवसर दिया जाएगा। और विशेष अवसर के जरिए बराबरी ना भी हो तो एक सम्मानजनक उनके जीवन का रास्ता देना होगा। और इसमें कहाँ कहाँ कोई भी विरोधाभास है? कौन दल ऐसा काम नहीं करता? लेकिन आरोप लगाने वाले लोग बदलाव के खिलाफ हैं। हम लोग पे जो आरोप लगाते हैं वो बदलाव के खिलाफ हैं। ऊपर से दिखाई देता है वो लोकतांत्रिक हैं, बेसिकली वो लोकतांत्रिक नहीं है। इसीलिए दिखता है जो विरोधाभास, उससे राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी घबराते नहीं। जो हमने मॉडल चुना है उस मॉडल पर हम आगे जाएंगे, और देश के संविधान में है लिखा हुआ कि भारत समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष तरीके से देश को चलाएंगे। ये संविधान की प्रस्तावना है। इससे अगर किसी को आपत्ति है तो फिर वो देश के संविधान को बदलवा ले। तो देश के संविधान बदलवाने वाले RSS और भाजपा के लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उनको समय समय पर देश की जनता सबक सिखा देती है, फिर वो पीछे हटते हैं। क्या आपको लगता है कि नई जो सरकार आई है पलटने के बावजूद, तो ये जो है इसके पास कोई, और नीतीश इस बार जो है कुछ ब्लूप्रिंट नज़र आता है बिहार के डेवलपमेंट का, इन सबों का? किस ब्लूप्रिंट के? कौन ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसके जरिए नीतीश को मारा है? 25 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे के साथ आए लोग।
इन्होंने जब देखा कि हम चुनाव हार जाएंगे तो वोटर लिस्ट में नाम कटवाया देश भर में, और बिहार में उसका प्रयोग भूमि रही। इसके बाद भी लगा कि चुनाव हार जाएंगे तो इन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, सरकारी संसाधनों को लोगों को दिया, जाके जीविका दीदी को 10,000, इन शर्त के साथ कि आप जब एनडीए को वोट करेंगी तो आपको एडिशनल 1,90,000 रुपये का एक अतिरिक्त किस्त देंगे हम लोग। तो महिलाओं को लगा कि 10,000 का तो किस्त हमको अभी मिल ही गया, और चुनाव बाद ये फिर 1,90,000 देने की बात कर रहे हैं। तो लोगों को लगा कि चलो 2 लाख भी आ जाएंगे तो हम बकरी पालन कर लेंगे, मछली पालन कर लेंगे। लेकिन अब क्या है, हालत क्या है बिहार का चुनाव के बाद, कि एक एक पैसे के लिए मोहताज है बिहार। सैलरी लेट से आ रही है, जो ज़रूरी खर्चे हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं बिहार में भुगतान रुक गया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक रुक गया, जो बच्चों की पढ़ाई, कई जगहों से बच्चों की आत्महत्याएं की खबरें आ रही हैं क्योंकि समय से फीस नहीं जा रहा। तो आप देखेंगे तो सत्ता में बने रहने की जो कीमत बिहार आज चुका रहा है, यह लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। लोकतंत्र एक ईमानदारी का फार्मूला है, लेकिन जिस तरीके से सातिर तरीके से लोगों ने बेईमानी किया है, बिहार को चीट किया है लोगों ने, अब इसका बिहार को खामियाजा तो अगले 5 साल तक भुगतना ही होगा। सुधाकर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, हम लोग भी बिहार के ही रहने वाले हैं। जब देखते हैं अफसरशाही बढ़ती हुई बिहार में, तो एक जो कंपेरेटिव हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कांग्रेस के समय या राजद के समय जो था, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जेडीयू के कार्यकर्ता या गठबंधन के भी कार्यकर्ता जो हैं, उनकी अफसर सुनते नहीं, और ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार भी उस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है? देखिए क्या है कि जो टॉप लीडरशिप है वो कार्यकर्ता चाहती ही नहीं कि कार्यकर्ता रहे। वो पेड वर्कर का कंसेप्ट बीजेपी लेकर आई, और भी जेडीयू भी उसी का एक एक्सटेंशन था। तो पेड वर्कर का कंसेप्ट समझ ही रहे हैं कि जीविका दीदी के रूप में कार्डर्स बनाना, उसको पैसा देना सरकारी फंड से, या विकास मित्र, टोला सेवक, ये जेडीयू का कंसेप्ट है। और बीजेपी आरएसएस का तो साफ साफ है कि आज उनके कार्यकर्ता जो हैं वो उनको पैसे देती है पार्टी, तो वो चुनाव प्रचार पे जाते हैं, रहने की व्यवस्था, गाड़ी, खाने की व्यवस्था, जैसे कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, जिस प्रशांत किशोर लोग क्या करते हैं, ये पेड वर्कर ही देते थे ना लोग दूसरे पार्टियों को। अब खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, हम उस पेड वर्कर से ही पार्टी चल जाएगी, टेंट अपना जाएगा, तंबू अपना जाएगा और लगाएंगे, और आप लोग आइए बस वहाँ पे कार्यक्रम में। तो ये जो नया मॉडल है यह चल रहा है, लेकिन ये लंबा चलेगा नहीं। लोगों के आम लोग हैं, वो समझदारी है, थोड़ा वक्त लगता है। भारत एक बड़ा देश है, बिहार एक बड़ा राज्य है, लेकिन इसको समझ के समझदारी बढ़ रही है, और लोग देखेंगे कि अनरिस्ट बहुत है, लोग बहुत निराश हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो है अपनी जो किस तरह की उसकी काम करने का तरीका हो जिससे वो लोगों से ज़्यादा जुड़ सके। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है? लोगों की सेवा, स्वास्थ्य सेवा। उनको देखें तो चरखा उनका मूवमेंट था, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बना रहे थे। नई तालीम के जरिए वो स्कूल खोल रहे थे, विश्वविद्यालय खोल रहे थे गांधी। और आप देखेंगे कि लोग कुष्ठ रोगी को, जिसको लोग छोड़ देते थे मरने के लिए, उसका ही सेवा करते थे वो। तो सेवा का क्षेत्र ही राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए राजनीति में बने रहने का तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और उनकी आवश्यकताएं जो हैं, जब आप सेवा क्षेत्र में जाते हैं, उसी के लिए एक सरकार में जब आते हैं तो नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और उसके हिसाब से लोगों को खर्च करते हैं। बिहार के पास सबसे बड़ी विफलता रही कि इसने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाने में विफल रहे लोग, और कभी कभी लोग नकल करते हैं, लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे देश से। इसके चलते हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बिहार के लिए एक बिहारी मॉडल की आवश्यकता है, और दुनिया में नेतृत्व किया है बिहार। बुद्ध से लेकर के, महावीर से लेकर के,
गुरु तेग बहादुर तक, जो धार्मिक नेता थे हमारे और दुनिया के सबसे बड़े लोग थे, तो एक रास्ता उन्होंने दिखाया है। लेकिन हम ना उनके रास्ते चले, न नए रास्ते बना पाए, न गांधी के रास्ते चले, न सहजानंद सरस्वती के रास्ते चले, कोई रास्ता नहीं चले। केवल और केवल हम लोग नकल करने में रह गए। सामाजिक न्याय की लड़ाई कर्पूरी ठाकुर जी और लालू प्रसाद जी ने लड़ा, इसीलिए बिहार में देखे होंगे कि नक्सलवाद जैसी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन हम उससे आगे आर्थिक न्याय की जब बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दृष्टिकोण नहीं है राजनीतिक दलों के पास, जिसका हम लोग खामियाजा भोग रहे हैं। राजनीतिक जीवन के एक मोड़ रहे बीच में, आप भारतीय जनता पार्टी में रुआ, बीच में चुनाव लड़नी का रहे वो पूरा कहानी रुआ, अगर शेयर करल चाहिए तो? देखिए, वो कठिन दौर था जब देश में सत्ता में बैठे हुए लोग केंद्र सरकार में, आप देखेंगे कि हर 10 से 20 साल पे केंद्र में बैठे हुए सरकार के लोग तानाशाह रुख अपना लेते हैं। जैसे अभी की सरकार तानाशाह रुख अपना रखी है, तो अभी एक दौर था जहां तानाशाह रुख अपनाए हुए थे। कांग्रेस उस समय शीर्ष पर थी, तो उससे मुकाबला की जब बात आ रही थी तो लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लोग, भाजपा भी नहीं कर पा रही थी, कई राज्यों से चुनाव से बाहर हो गए थे, राष्ट्रीय राजनीति से बाहर हो गए थे। तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के जरिए ही परिवर्तन हम लोग मानते हैं। हम लोग कोई हथियारबंद आंदोलन के जरिए परिवर्तन नहीं मानते हैं हम लोग कि लोकतंत्र में चुनाव के ही जरिए परिवर्तन होना चाहिए। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जब कमज़ोर हालत में थी राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, उस दौर में उसके साथ हम लोगों ने काम किया और बदलाव लाया भी। सुधाकर, वो कहानी शेयर करना चाहेंगे? वही कहानी ही, और कौन कहानी है, अलग से कौन कहानी है। तो हम लोगों ने काम किया और इसको हम लोगों ने कर दिखाया। लेकिन जब सत्ता में जो आए भाजपा के लोग, वो जो कमजोरी थी राष्ट्रीय राजनीति में, जो अडानी अंबानी केंद्रित जो राजनीति थी, कॉरपोरेट केंद्रित राजनीति थी, वो आज भी उससे भीभत्स तरीके से कई गुना ताकत से हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रति व्यक्ति लोगों की आय घट रही है, बच्चों की पढ़ाई संकट में है, स्वास्थ्य सेवाएं संकट में हैं, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं देश पर, और देश में पैसे किसके पास जा रहे हैं? चंद लोगों के हाथ में पैसे जा रहे हैं। ये जो संकट है ये गहरा होता जा रहा है। तो परिस्थितियों के अनुरूप आपको राजनीति में आपको हस्तक्षेप करना होता है। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे इस तरह का समझ रखना चाहिए किसी के लिए भी। आप कल प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और आपकी समझदारी नहीं होगी तो प्रधानमंत्री बन के भी क्या करिएगा? आज देश में नरेंद्र मोदी के पास समझदारी के अभाव के चलते आज देश संकट में है। लोगों ने तो वोट दे दिया, लेकिन उनके बदले में देश के लोग काम तो नहीं करने आएंगे। उनको काम करना है तो वो प्रचार में घूम रहे हैं, फैशन में घूम रहे हैं, दिन भर में 10 बार ड्रेस बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं या तो प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो है नहीं। अमेरिका रोज़ गाली दे रहा है, उसका ट्रम्प रोज़ आलोचना कर रहा है। तो कहने का अर्थ हुआ कि और आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। ना हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है, न स्वतंत्र अर्थ नीति है, तो आखिर है क्या? तो हम जिस संकट से गुजर रहे हैं इसमें भी हस्तक्षेप करना ही होगा नौजवानों को। ये नहीं सोच करके कि हम कैरियर बनाने आए हैं और हम राजनीति में हमको हस्तक्षेप से लोग हटा देंगे राजनीति से, तो फिर आपको राजनीति में नहीं आने की ज़रूरत है। ये कठिन काम है, इस कठिन काम में सोच समझ के लोगों को आना चाहिए। चावल घोटाले जैसे आरोप भी आपके नाम से जुड़े, आपने उन्हें हमेशा नकारा है। भारतीय राजनीति में क्या सच्चाई ज़्यादा नैरेटिव बनने का जो हिस्सा बन जाते हैं इस तरह के आरोप? देखिए, नीतीश कुमार से हम लोग का संघर्ष चरम सीमा पर था। उनकी सत्ता के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। उन लोगों के पास कोई भी विकल्प नहीं था कि एक फर्जी मुकदमे किए गए जिस पे हम कोर्ट गए, कोर्ट से हमको बेल मिला और केस को रोक दिया गया। मामला डिस्प्यूट था, सिविल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का था और इन्होंने ट्रस्ट ब्रीच का केस किया। कोई भी व्यापार में सिविल डिस्प्यूट आते ही हैं समझौते में, तो उसको सिविल तरीके से हैंडल करना होता है। आप उसको कोर्ट के जरिए जाएं तो सिविल सूट में जा सकते हैं या आर्बिट्रेशन के जरिए जा सकते हैं। ना ये आर्बिट्रेशन में गए ना सिविल सूट में गए, ये कहाँ चले गए? क्रिमिनल केस कर दिया हमारे पर जेल भेजने के लिए, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिविल सूट शुरू हुआ है।
लेकिन ये पूरी प्रक्रिया में 15 साल लग गया सिविल सूट जाने में। सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम आए, लेकिन 15 साल तो हम पर आरोप लगाते रहे चावल घोटाले का ये लोग। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह सिविल सूट था, डिस्प्यूटेड था, एग्रीमेंट ब्रीच हुआ था और आपने ट्रस्ट ब्रीच का केस कर दिया। अब छोटी बात है, ट्रस्ट ब्रीच और एग्रीमेंट ब्रीच दोनों में लोगों को लगता है क्या अंतर है? बहुत अंतर है कानूनी भाषा में। हमने कभी डिनाई नहीं किया कि हमने सरकार हमको पैडी नहीं दी थी। हमने कहा कि पैडी आपने दिया, सबग्रेड दिया, तो इसका जो राइस भी बना वो सबग्रेड हुआ है, आप उसको ले जाएं। पैडी आपने दिया था तो जैसा आप सामान दीजिएगा वैसा ही बनेगा। हम तो कोई अलग से, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इतनी छोटी बात को इतना प्रोपेगेट किया लोगों ने, और 1700 उसमें राइस मिल हैं। अच्छा, ये नहीं कि अकेला मेरा था, पूरे बिहार में 1700 राइस मिली थी और 1700 पर केस हुआ। लेकिन राजनीति में मैं था तो सारा आरोप मेरे पर लगाया गया। उसका अगर देखें टोटल अमाउंट का तो नेग्लिजिबल है, 0.5 भी नहीं मेरे पास है। हमसे तो ज़्यादा कई लोगों के पास था सामान गया सरकार का। और कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सिविल सूट के लिए जाना चाहिए सरकार को। हमने सिविल सूट गए, 15-16 साल हो गए। देखिए सिविल सूट शुरू है, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। सुधाकर, बिहार की राजनीति को जो कहा जाता है कि जाति आधारित है, आप जमीन पे काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वोटर सिर्फ जाति देखकर ही मतदान करता है या उसका जो ट्रेंड है वो बदला है? जाति देखकर कभी भी वोट नहीं मिला, ये नहीं मैं मानता। लोग वैचारिक आधार पे एकजुट होते हैं, उसके आधार पे लोगों को वोट मिलता है। अगर हमारे ही वोट को देखें तो जिसको जाति आधार प्रोपेगेट करते हैं लोग अखबार में, मीडिया में, विपक्ष, और मेरे जो वोट मिले हैं उसमें से 2 गुना वोट है हमको, उस आधार से 2 गुना वोट हमको मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सभी जातियों का वोट मिलता है। सभी लोग सेकुलर हो, सभी जातियों में सेकुलर होते हैं, सभी जातियों में सामाजिक न्याय के पक्षधर होते हैं, सभी जातियों में समाजवादी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जातियों के आधार पे ये किसी में गुण पाया जाता हो, ऐसा नहीं है। और ये तथ्यों के आधार पे हम लोग साबित कर सकते हैं। अगर कोई लगे कि हमारी बातों में कोई अंतर है तो अलग से डिस्कशन में आएगा, तो उसको हम आंकड़ों के जरिए साबित कर देंगे। सुधाकर, बक्सर के सांसद हैं आप, और 2 बातें हम समझना चाहेंगे। एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके विकास का बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए क्या विज़न है, आपने क्या क्या किया, आगे क्या आपकी प्लानिंग है। दूसरा, हम ये जानना चाहेंगे एक पत्रकार के तौर पे कि क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद जहां से नहीं रहता है वहां पे दूसरे दल के सांसदों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, और जो अटल जी या उस समय की जो परिपाटी थी कि विपक्षी भी अगर मांग कर रहे तो उसको पूरा करना, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इस मामले में पूरी तरह नेम फेम के लिए रिजल्ट है? देखिए, पहला विषय है कि आप जब सांसद बनते हैं तो देश के सांसद बनते हैं, किसी क्षेत्र के नहीं बनते। कोई भी बदलाव जो होगा वो पार्लियामेंट में किसी क्षेत्र के लिए नहीं किया जाता है। कोई कानून हो, कोई डेवलपमेंट का एजेंडा हो, शिक्षा देना है तो सबको देना होगा, कोई बक्सर के लिए अलग से नहीं देख सकते। स्वास्थ्य सेवाएं देना है तो सबके लिए देंगे, सिंचाई बिजली देना होगा तो सबके लिए देंगे। तो जो कुछ बदलाव होगा कृषि क्षेत्र में हो या जो भी हो, तो ये सभी लोगों के लिए करना है। अब जब नीति बन गई, पैसे का आवंटन हो गया, तो एक दूसरा पक्ष हमारा सांसद के रूप में मॉनिटरिंग करना कि वो चीज़ें क्षेत्र में गई कि नहीं गई, पहुँची कि नहीं पहुँची, ईमानदारी से काम हुआ कि नहीं, समय से काम हुआ कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। पहले से बेहतर भी हम लोग कई चीज़ों को किया है। बात सुनना नहीं सुनना वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है मोदी जी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह के लिए कर रहे हैं। अब बनारस के वो सांसद हैं, आप बताइए कि 12 साल हो गया उनको प्रधानमंत्री बने हुए, बनारस में कोई नया एम्स बना? नहीं बना। बनारस में नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना? बनारस में कोई नई इंडस्ट्री लगी? बनारस में कोई कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए कोई नई नहर बनी?
लोगों को बिजली 24 घंटा मिले ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के बाहर, क्या ऐसा उन्होंने किया? सड़कें कुछ बनी, सड़कें किसके लिए बनी? बनारस के 10% फायदे के लिए, और देश के इंडस्ट्रियल गुड्स जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कैसे उसका कंज्यूमर कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में। तो कैसे नॉर्थ से वेस्टर्न इंडिया से कैसे इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस नॉर्थ इंडिया की कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी में जाए, उसके लिए हाईवेज का निर्माण हुआ। अगर उस हाईवे से इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं जाना होता तो हाईवे नहीं बनते। और चूँकि सभी इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ईस्टर्न इंडिया से आता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से और बिहार, झारखंड से। बिहार तो अब नहीं रहा। तो वहाँ से रॉ मटेरियल जाए वेस्टर्न इंडिया, तो उसके लिए भी हाईवे चाहिए। लेकिन देखिए, जब मैं आपको बुलेट ट्रेन बिछानी थी तो मुंबई से अहमदाबाद बिछ गया, लेकिन अहमदाबाद से वाराणसी नहीं आया, या मुंबई से वाराणसी नहीं आया। फाइनेंशियल कैपिटल बनाना था, गिफ्ट सिटी, तो कहाँ बना? अहमदाबाद में बना, बनारस में नहीं बना। डेटा सेंटर जब बनाना हुआ जब देश में, तो कहाँ बना? वो बना गुजरात में। सब पैसा किसका है? गुजरात का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, ये पैसा देश का पैसा था, सेंट्रल बजट से गया। सेंट्रल बजट से 16.5 लाख करोड़ रुपया वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में खर्च कर रहे हैं हर साल, और 16.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज भी ले रहे हैं हर साल। कर्ज ले रहे हैं, देश भरेगा, डेवलपमेंट होगा वेस्टर्न इंडिया का, और उत्तर भारत के लोग वोट देंगे गुलाम के रूप में। तो ये जो चुनौती है, ये नहीं मानना है कि उत्तर प्रदेश बिहार में भाजपा का सांसद है तो उसके क्षेत्र में ज़्यादा काम हो गया और विपक्ष के हैं इसलिए नहीं हुआ, ये बात नहीं है। इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वीकन हो रहा है लगातार। इस पूरे इलाके से केवल लेबर के रूप में, लेबर स्टेट सप्लायर के रूप में है, जो पश्चिमी भारत के जाके बड़े गुजरात और महाराष्ट्र की इंडस्ट्री में जाकर के खटते हैं लोग। सुधाकर, एक जो प्रश्न आता है शाहबाद, और जब हम पिछला लोकसभा चुनाव देखते हैं 2024 का, तो पूरा शाहबाद और मगध में भी लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। राजद और वाम दल के गठबंधन ने, मतलब उनके सांसद जीते, आप भी उसमें थे। तो क्या लगता है आपको कि जो ट्रेंड है वोटिंग करने का, वो ट्रेंड अलग चुनाव में अलग अलग तरीके का दिखता है? एक समय ऐसा आता है जब 2004 था शायद, जब जगदानंद सिंह जी बक्सर से चुने गए थे सांसद, 2009 में 4 सांसद शायद लालू जी की पार्टी से चुने गए थे। तो लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है तो उस समय स्थिति दूसरी होती है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड अलग अलग होता है। ये जनता तय तो जनता ही करती है। देखिए, ट्रेंड तो बदलता है, और जो सातिर लोग हैं वो अलग अलग तरीके, अलग अलग समय पे अलग अलग मॉडल टेस्ट करते हैं। कभी धर्म की राजनीति टेस्ट करते हैं, दंगा फसाद करके वोट लेते हैं, कभी जाति का एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और फ्रीवी का भी अब नया दौर है। तो हर चुनाव में नए एजेंडे के साथ सातिर लोग आते हैं। इस बार असेंबली के चुनाव में लोगों ने फ्रीवी के नाम पे बिहार को कैप्चर किया है, और वोटर लिस्ट से SIR के जरिए नाम काट कर अभी दोनों चीज़ों से अवेयर हो गए बिहार के लोग। इसीलिए जब लोकसभा आएगा 29 का, तो ये दोनों उनका मॉडल नहीं चलेगा, और देखिएगा ये चुनाव हार जाएंगे लोग। नैरेटिव और स्ट्रैटेजी पे बात होती है तो ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो है वो उसको कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंच रहा है इन सब चीज़ों से। निश्चित तौर पे देखिए, बॉटम अप एक थ्योरी है जिसमें हम लोग मानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं, और उसको एक राष्ट्रीय विमर्श में ला करके इसका समाधान करना। और एक टॉप डाउन थ्योरी है जो ऊपर ही कुछ लोग तय कर लेते हैं, और उस हिसाब से पूरे देश में और राज्य स्तर पर उसको पोलराइजेशन के लिए इस मुद्दे खड़ा, काल्पनिक मुद्दे खड़ा करते हैं धर्म जाति का।
तो ये दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है दोनों आइडियाज़ के भीतर, तो कॉरपोरेट को टॉप डाउन थ्योरी में विश्वास है, सोशलिस्ट पार्टियों को बॉटम अप में सिद्धांत में विश्वास है। हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ते हुए लोग, अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करते हुए लोग हैं, और टॉप डाउन में ऊपर से लोग काल्पनिक मुद्दों को उलझाना और उसके आधार पे लोगों को पोलराइज करना। हर राज्य में एनडीए का एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा है, तो यह संघर्ष है। इसी में जनता सही समय पर निर्णय लेती है, सही निर्णय लेती है। सोशल मीडिया नैरेटिव को किस तरीके से आप देखते हैं, या सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज भी है आज के कंटेक्स्ट में? देखिए, जितना वो पॉजिटिव पहले था उतना पॉजिटिव नहीं रहा। कह सकते हैं कि वो उसी तरह से उसको शुरुआती दौर में इसको, जैसे अखबार पहले जब कोई छापता था तो फ्री में बेच देता था सब्सक्रिप्शन, टीवी चैनल आते थे तो जियो टाइप तो फ्री सब्सक्रिप्शन देते थे। और जब एक उसके भीतर एक व्यूअरशिप कह सकते हैं या रीडरशिप जब खड़ा हो गया तो उसको पेड कर दिया, चार्ज कर दिया। ठीक सोशल मीडिया में भी पहले लोगों ने इसको एक्सपेंड करने के लिए उसको सब्सक्रिप्शंस के लिए फ्री रखा सोशल मीडिया, अब उसको पेड कर दिया। लोग पेड ही है कि आप स्पॉन्सर्स, अगर आप अपने आइडिया को कंटेंट में स्पॉन्सरशिप देते हैं फेसबुक को, यूट्यूब को, तो उसको वो डिसमिनेट करता है ह्यूज, और नहीं देते हैं तो आपको रीच ख़त्म कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो आम आदमी के समझ के बाहर की बात है। तो ये आप देख रहे होंगे कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, खबरें तो स्पॉन्सर्ड हैं, हितों का टकराव है। जो इस प्लेटफॉर्म को ओन करने वाले मेटा या गूगल जो लोग हैं वो इससे पैसा बना रहे हैं, तो जिन चीज़ों से उनके हितों को फ़ायदा ना हो। सरकार के हितों को समझ लें एक तरह से। सरकार का हित तो है ही ना कि हमारी सरकार बना दो, हम आपको फ्री रेवड़ी देंगे। अब जैसे एक छोटी सी बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, उनके प्लेटफॉर्म मेटा जो उनका फेसबुक है, वह प्रधानमंत्री की इमेज बिल्डिंग में या सरकार की इमेज बिल्डिंग में लगे हुए लोग हैं, मदद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उन्हीं के गेट्स फाउंडेशन की एक जो मेडिसिन है, टीका है, HPV वैक्सीन जो बच्चियों को लगाया जा रहा है, उसको देश के प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया। फेसबुक और मेटा 10,000 करोड़ रुपए देश में प्रधानमंत्री के इमेज बिल्डिंग में खर्च किया, उसके एवज में प्रधानमंत्री ने उसके एक दूसरे फर्म को, मैट्रिक्स को, जिसमें गेट्स फाउंडेशन का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख करोड़ का दवा का एक ठेका दे दिया। तो ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये आम आदमी को समझ में नहीं आता। देश में ज़मीन पर कार्यकर्ता वोटर को नहीं समझ में आता, और दिल्ली में भी बैठे हुए सातिर लोग इसको इस तरीके से अब दिखाते हैं, समझ में नहीं आता आम लोगों को, तो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं लोग। तो ये आप नहीं समझिए कि जो यूट्यूब, गूगल और मेटा प्रधानमंत्री जी को मुफ्त में कोई ब्रांडिंग कर रहा है, उसके एवज में सरकार के पैसे जा रहे हैं, उसमें उनको कई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जा रहे हैं, कई फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो ये एक हाथ से लेना, एक दूसरे हाथ से देना वाला स्थिति है। तो आप इसको ये मत माने कि डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है। सच ये है कि वह वाइस्ट है, और जिसको जितना रिसोर्सेज है उसके हिसाब से उसको लाभ दे रहा है। एक मीडिया का एक वर्ग या कंटेंट क्रिएटर्स का ऐसा वर्ग है जो लगातार आरोप लगाता है कि उनके रीच को कम कर दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, या मोदी के खिलाफ या इस तरह का मतलब सरकार प्रोपगेट करता है या एजेंसी उसके माध्यम से रूल करता है ताकि उनके विरोध में आवाज़ दबाई जा सके। आप इस कार्यप्रणाली से कितने सहमत हैं? हम तो उसी की चर्चा कर रहे थे। पहले वाला जवाब भी वही था मेरा कि ये कार्यप्रणाली कानून के जरिए हासिल कर लिया लोगों ने। आपके जिससे डिसएग्री है गवर्नमेंट जिस कंटेंट से,
बाकायदा एक नोटिस करती है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, एक इंस्पेक्टर में चिट्ठी लिख देता है कि इसको हटाइए, तुरंत वो हटा देते हैं लोग। बुरा दौर है। जिस तरीके से सेंसरशिप है वो तो कल्पना से परे सेंसरशिप है, और देश में बैठे हुए लोग गैर लोकतांत्रिक हैं, ये तो कई कानूनों में बदलाव के जरिए साबित हुआ। वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो क्या लगता है कि भारत में मजबूत विपक्ष अभी अस्तित्व में है, या राजनीतिक स्पेस भी एक तरफा हो गया है? देखिए, बहुत ही मजबूत विपक्ष है, बिखराव है। अगर हम वोट परसेंट को देख लें तो एनडीए करीब 40% के आसपास वोट पर वो सत्ता में है। 60% लोग तो विपक्ष में वोट दिए हैं, लेकिन वो 60% लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि आइडियाज़ के स्तर पे विपक्ष अगर अपनी सहमति हासिल करने में कामयाब हुआ तो 1.5 गुना वोट विपक्ष के पास है अभी भी सत्ता पक्ष के मुकाबले। तो ये स्पेस की कोई कमी नहीं है, केवल और केवल विपक्ष को अपने इनर कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करेंगे तो उनके पास 1.5 गुना वोट है, वो सत्ता में चले आएंगे लोग। केंद्र बनाम राज्य का जो विवाद चला आता है संघीय ढांचा में, तो क्या लग रहा है कि दोनों के बीच संतुलन है या शक्तियों का केंद्रीकरण ज़्यादा बढ़ा है? इसको हम लोग एजेंसियों का जो इंटरफेरेंस है अलग अलग स्टेट्स में, संतुलन बिगड़ गया है। केंद्रीय सरकार का इंटरफेरेंस बहुत हाई है। केवल ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के अलावा, एनआईए के अलावा भी उनके जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वह भी बहुत बायस्ड है। और जो के संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी बहुत बायस्ड फिलॉसफी है। फाइनेंस कमीशन राज्यों को कहा 42% देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 32% जा रहा है। 68% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है अपने उपनिवेश बनाने में, राजनीतिक उपनिवेश बनाने में। जो राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेगा, एमपी बनाकर उसका सहयोग करेगा, उस राज्यों को पैसा केंद्र का ज़्यादा जाएगा। जिन राज्यों से असहमति है, राजनीतिक मतभेद है, उन राज्यों के बजट को रोक दिया जाता है, सेंट्रल स्कीम्स नहीं दिए जाते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कई तरह के नुक्स निकाले जाते हैं। तो ये कहने के लिए हम संघीय ढांचा हैं, लेकिन भारत के भीतर संघीय ढांचा काम नहीं कर रहा है, केंद्रीकृत सत्ता काम कर रही है। ऊपर से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए जैसी संस्थाएं तो ड्रैकोनियन लॉ हैं जो राज्यों को, विपक्षियों को राजनीतिक तौर पे तंग तबाह करने के लिए एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। बंगाल में भी जो छापेमारी चल रही है एजेंसीज पे, पीआर एजेंसीज पे, जो तृणमूल के लिए काम करे, तो अब इस कंटेक्स्ट में देख सकते हैं एजेंसियों का इस्तेमाल। आप देखेंगे तो सेंट्रल एजेंसी है इलेक्शन कमीशन, उसने वोटर लिस्ट में संशोधन के नाम पे करोड़ों लोगों के मतदाताओं का नाम हटा दिया। देखिए, जो सरकार के शीर्ष पर बैठा हुआ है वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। अगर भगवान ही गलत काम करेंगे तो आप अपील के लिए कहाँ जाएंगे? भाई, हम तो कोई हमारे साथ इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है तो हम जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, भगवान के यहाँ अपील लगाते हैं। लेकिन अगर वहीं से आपके साथ अन्याय होने लगे तो फिर आपके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं। ठीक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये इतने महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई गई हैं, और वही इनजस्टिस करेंगी। न्यायपालिका है, एसआईआर पर न्यायपालिका सालों से सुन रही है। क्या सुन रहे हैं आप? कोई इंटरिम ऑर्डर तो कर दें, आप कर नहीं रहे हैं ऑर्डर, छुट्टा छोड़े हुए हैं, जो मर्जी कर रहा है। तो कई अवसरों पे न्यायपालिका भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, सत्ता पक्ष के गलतियों पे पर्दा डालने का काम करती है। यह भारी चुनौती है। ये दौर आता है, कई बार इस दौर को हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन सभी समय का निदान हुआ है। लोग निदान निकालते हैं,
इस बार का भी निदान निकालेंगे लोग। 3 मामले हैं सुधाकर, जब आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। ताज़ा मामला अरविंद केजरीवाल का जो मामला वो चल रहा था, जिसमें न्यायाधीश के परिवार के लोग जो हैं जिनका सरोकार भारतीय जनता पार्टी संघ से बताया जा रहा था। दूसरा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में, बाद में उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया। तीसरा मामला इसी तरह की जो घटनाएं होती है जिसमें जज के परिवार के लोग जो हैं या फिर रिटायर्ड अधिकारी जो हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेते हैं। इन तीनों को अगर हम कड़ियों में जोड़ें तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लगातार इस देश के भीतर कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में है। पहले न्यायपालिका में बैठे हुए जजेस कोई भी केस सुनने से पहले अगर उस मामले में वकील के रूप में पैरविकार रहते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो तुरंत तो कहते थे, बेंच से कहते थे कि मुझे हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें हमारी पुरानी सहभागिता रही है। मान लीजिए कोई दाऊद इब्राहिम का केस लड़ा हो वकील के तौर पे, और 5 साल के बाद वही वकील जज बन गए, तो जज बन गए और फिर उसी कोर्ट में कोई दाऊद इब्राहिम का मामला आ गया, तो जज साहब उसको हट जाते थे और कहते थे कि देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम पहले इनका पैरवी कर चुके हैं, इसीलिए जो भी हम इस पे फैसला आएगा वो हमारे लिए या किसी के लिए लोगों को लगेगा कि ये मैनेज है। आश्चर्यजनक है, आज की न्यायपालिका में तमाम सबूत दिए जा रहे हैं कि जज साहिबा आप इसमें हटिए, आपके बेटा और बेटी सरकार में काम करते हैं, सरकार ही हमारे खिलाफ आई है, आप क्या न्याय करेंगी? कह रही हैं नहीं मैं रहूँगा, आप मुझे नहीं रोक सकते रहने से। इस तरह का कल्पना से परे मैंने कहा कि जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं वो भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर वही कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, वही न्याय नहीं देंगे, तो फिर कहाँ जाएगा लोग? सबसे बड़ी बात है, वो कहाँ कह रहे हैं केजरीवाल साहब कि हमारा केस की सुनवाई नहीं हो। दूसरे जज साहब सुन लें, तीसरे सुन लें, चौथे सुन लें, 5वें सुन लें। हर कोर्ट में 30 से 40 लोग होते हैं। आपके बेटा बेटी सरकार के पैनल में वकील हैं और वही वकील हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, तो कैसे ये नहीं हुआ? तो इसमें मैं कहा कि एक दौर है जहाँ लोग बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि उनको कोई देख नहीं रहा है कि हम खराब काम कर रहे हो, वो मुगालते में है, सब लोग देख रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं, समय पर सही जवाब लोग देश की जनता देगी। अगर आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहना हो कि बिहार वाकई प्रगति कर रहा है या सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है और नैरेटिव बदल रहे हैं, उसमें मीडिया एक बड़ा माध्यम बन रहा है। देखिए, मीडिया के बारे में तो पूरा बिहार कह रहा है कि मीडिया सरकार के विज्ञापन से चलते हैं, कॉरपोरेट है नहीं वहाँ बिहार में कि उसके विज्ञापन से पैसा किसी मीडिया वाले को आए। तो टोटली उसकी इनकम है वो 90% आते हैं सरकार के विज्ञापन से। तो सरकार के खिलाफ कोई भी खबर छापने के बाद उसके पैसे बंद कर दिए जाते हैं, 2-3 दिन में ही वो मीडिया वाला फिर सरकार के पक्ष में बात करने लगता है। तो पूर्णतः बिहार में ब्रांडिंग का मसला है। बिहार सही दिशा में अगर जाता तो 2 आंकड़े से आप कोई भी देश का आम आदमी समझ जाएगा कि बिहार की जो इनकम है प्रति व्यक्ति आय, अगर देश में 1 लाख है प्रति व्यक्ति आय, तो बिहारियों की इनकम मात्र 31,000 है। 31,000 भी नहीं है, उससे भी नीचे चला गया। इससे पहले लोग पूछ सकते हैं कि उससे पहले क्या स्थिति थी। तो उससे पहले जब 20 साल पहले अगर हम मान लें तो हमारी प्रति 1 लाख पर 33-34 हज़ार आमदनी था प्रति व्यक्ति। तो लगातार बिहार पीछे जा रहा है। राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का योगदान पहले 3.7 था, अब घट के वो 2.7 या 2.9 के बीच वो कर रहा है। तो हम नेशनल जीडीपी में पीछे गए हैं। तो बिहार अगर तरक्की कर रहा है तो जीडीपी का रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा है? बिहार अगर तरक्की कर रहा है तो पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं है? बिहार अगर बिहार की जीडीपी 10.5 लाख करोड़ जैसा कर रही है सरकार अगर है, तो फिर टैक्स कलेक्शन क्यों इतना कम है? 70,000 करोड़ है। 15% होना चाहिए। दिल्ली जैसी जगह में 21% है टैक्स कलेक्शन जीडीपी का। बिहार जैसे राज्य में 5 से 5.5% कैसे आ रहा है आपका? मतलब कि इकोनॉमी में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो आप कह रहे हैं। आंकड़ों की माया जाल में लोगों को गुमराह कर रहे हैं
और सबसे बड़ी बात, रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है, पलायन क्यों हो रहा है? तो कई ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा हैं हमारे सामने, रिजर्व बैंक के, नीति आयोग के, और तो आप जो कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे से डेटा को सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्केल पे धोखाधड़ी हो रहा है बिहार में। अगर आपको बिहार और भारत की राजनीति को अगले 10 साल फिर से तैयार करना हो, रीसेप करना हो, तो 3 बड़े सुधार, रिफॉर्म्स क्या आप सुझाएंगे सुधाकर? अभी के लिए नहीं, कभी के लिए भी, और इतिहास में पहले भी, प्राइमरी सेक्टर को ठीक करना। एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ, 3 प्राइमरी सेक्टर है, और तीनों को ठीक करने के लिए जो निवेश है, पब्लिक फाइनेंस, जो सरकार के पास पैसा है, उसका मेजर हिस्सा इसमें आपको डाइवर्ट करना होगा। और जब इसका मेजर हिस्सा डाइवर्ट करेंगे तो इकोनॉमी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है इससे, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो उसकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, और जब वो बाज़ार में खर्च करेगा तो डिमांड जनरेट होगा, और जब डिमांड जनरेट होगा तो इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगा तो रोज़गार पैदा होगा, और सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। एक साइकिल है, यही आज से नहीं हज़ारों साल से यही है, आगे भी हज़ारों साल तक यही चलेगा। अब इसको अगर कोई नहीं समझता है या समझने का प्रयास नहीं करता है, वो चंद लोगों को दे करके पैसा सोचता है कि हम बड़ा आदमी बना देंगे और इससे देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, तो एक आत्महत्या के रास्ते पे हम जा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी और बिहार की इकोनॉमी आत्महत्या के रास्ते गुजर रहे हैं लोग। बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी का कद तेजी से बढ़ रहा है, आक्रामक राजनीति करते हैं, तो लगता है कि सुधाकर की जो शैली है, जिससे पत्रकार चिरपरिचित हैं, उससे मैच करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सम्राट जी के आने से बिहार का गवर्नेंस बदलेगा, या चेहरा बदलने वाली बात है? क्या बीजेपी निकल पाएगी नीतीश के साथ? मैं एक तो ये पूछ रहा हूँ, आप लोग के भी जरिए जवाब चाहिए हमको, कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बिहार की जनता बनाई है? बिहार की जनता तो बनाई नहीं है। उन्होंने तो नीतीश को चुना। नीतीश को चुना, और नीतीश किसको चुना? सम्राट चौधरी को। तो नीतीश कुमार का जो परफॉर्मेंस होगा, तो कोई भी उनका चुनाव उससे तो सबग्रेड ही होगा। हाँ, नीचे लेवल डाउन जाएगा। निश्चित तौर पे एक लेवल नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। जब लोग चुनते हैं तो ऊपर के लिए चुनते हैं, उससे सुपीरियर चुनते हैं जब लोगों को चुनना होता है, और किसी व्यक्ति को चुनना है तो वो अपने से नीचे के क्षमता को चुनता है। तो ये कभी हम नहीं मानते हैं कि कोई बदलाव है। अब रह गया सम्राट चौधरी जी, तो जो भी मुख्यमंत्री के पद पे होगा उसका अखबार टीवी चैनल पे चलेगा ही चलेगा। महिला आरक्षण बिल अभी जस्ट उस पर बवाल चल रहा था, खूब ढोल नगाड़े बजे, लेकिन इसमें परिसीमन वाला जो पेज फंसा उससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो क्या आपको लगता है वाकई महिलाओं को हक देने वाली नीयत से लाया गया था, या फिर 2029 के लिए एक बड़ा चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी? और क्या है ये, मतलब आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, और पूरा का पूरा सीन क्या? आप लोग टीवी चैनल पे, अखबार में लोगों ने चलाया कि महिला रिजर्वेशन बिल गिर गया, विपक्ष महिला रिजर्वेशन को पास नहीं होने दिया। आखिर 2023 में कौन कानून पास हुआ था जिसको हम लोगों ने गिरा दिया? 2023 में तो महिला रिजर्वेशन पास है, आपको लागू करना था, आप लागू नहीं करना चाह रहे हैं। कानून गिरा कौन? आप कह रहे हैं कि 543 से सीट बढ़ा करके हम 816 कर रहे हैं, आप परिसीमन कर रहे हैं। परिसीमन बिल गिर गया। अब कह रहे हैं भाजपा वाले कि परिसीमन में सीट बढ़ती तो हम 1/3 दे देते। हम कह रहे हैं कि जो है उसी में तो 2 महिलाओं को 1/3। ये हमारी माँ बहनें कितना दिन इंतजार करेंगी? कानून बना हुआ है, आप इसको लागू करो। वैसे ही कह रहे हैं कि हमारे खेत का साइज बढ़ जाएगा, मेरी आमदनी का साइज बढ़ेगा तो घर की बेटी को हिस्सा देंगे, और नहीं तो जो वर्तमान है ये अपने बेटे को दे देंगे हम। तो इस शर्त पर तो कभी भी बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। जितना है उसी में हिस्सा दीजिए ना, 1/3। उनका राइट है 50%, तो ये आप 1/3 दे दीजिए। 1/3 का कानून भी बन गया है, और फिर वो अपने हिम्मत और हौसले से भी कुछ
लाएंगी वो 33 से ऊपर चला जाएगा रेशियो। 40% है, आज भी नहीं रिजर्वेशन है तो 14-15% तो हैं ही महिलाएं अपने हिम्मत और हौसले से। लेकिन भाजपा और आरएसएस शुरू से महिला विरोधी रहा है। संघ में आज भी एक भी कार्यकर्ता महिला नहीं हो सकती, और भाजपा और संघ के ज़्यादातर लोग शादी कहते हैं कि हम लोग को नहीं किए हैं हम लोग, तो महिला विरोधी हुए कि नहीं लोग। तो ये महिलाओं के प्रति इनका कोई सम्मान कभी नहीं रहा आरएसएस और बीजेपी का। लेकिन महिला आरक्षण विपक्ष के दबाव में पास हुआ, उसको लागू नहीं किया, और यह भी पूरे देश में घूम कर के परिसीमन बिल जो गिरा है, विपक्ष के द्वारा गिराया गया, उसको महिला बिल कह करके प्रचारित कर रहा है। इस हिपोक्रेसी को देश के लोग समझ रहे हैं, और आप देखेंगे कि इनका सारा नैरेटिव जो घूम घूम कर रहे हैं वो फेल कर जाएगा। महिलाओं के अधिकार की बात आप कहते हैं, राजद भी कहता है कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। आप खुद जमीन से जुड़े नेता हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो महिलाएं जो बिहार की राजनीति में आपकी पार्टी में भी हैं, वो एक सीमित वर्ग तक ही हैं, सीमित लोगों तक ही हैं, जो नेतृत्व तो आया आपकी पार्टी में भी? हमारे पार्टी में नेतृत्व भगवतिया देवी की, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी। हमारी पार्टी से रमा देवी, कम पढ़ी लिखी महिला, भी प्रतिनिधित्व की। हमारे पार्टी से कांति सिंह जैसे लोग प्रतिनिधित्व किया, डॉक्टर कांति सिंह। हमारा डाइवर्सिटीज बहुत है। पार्लियामेंट या असेंबली सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में जो भूमिहीन हैं, जो दलित हैं, जो निराक्षर हैं, उसका भी प्रतिनिधि वहाँ पर पार्लियामेंट के भीतर होना चाहिए, क्योंकि उनके वर्गों के हितों की रक्षा, या उनके वर्ग आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। हम लोगों का यही कहना है कि ये 543 में हाशिए के समाज को वहाँ पे प्रतिनिधित्व रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए पार्लियामेंट में। आपको अवसर मिला तो आपने हेमा मालिनी को पार्लियामेंट में लाया, आपको अवसर मिला तो कंगना रनौत को पार्लियामेंट में लाए, आपको अवसर मिला तो स्मृति ईरानी को पार्लियामेंट में लाए। तो आरएसएस बीजेपी महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो 100 पीस के तौर पे दिया, आइकॉनिक दिया। और हमारी पार्टी या समाजवादी धड़ा के लोग का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत ही संतुलित है। सभी वर्गों के लिए हम रिफ्लेक्ट देते हैं। समाजवादी पार्टी ने जया जेटली को लाया है, जयाप्रदा नहीं, अभी अरे ये जया बच्चन को। ठीक है, हम लोग भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमारा 10, आप सपा में देखें, हम 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इकरा हसन, प्रिया सरोज, एक कृष्णा पटेल, अलग अलग विविध समाज के विविध वर्ग के लोग वहाँ पार्लियामेंट के भीतर आए हैं। और आप देखते हैं कि कितना अच्छे से, हमारी तो संख्या बहुत कम है बिहार में, 4 ही लोग हम सांसद आए हैं, तो इसमें हमारा थोड़ा कमज़ोर प्रतिनिधित्व है। लेकिन जब भी हमारा बड़ा प्रतिनिधित्व आप देखें तो हम लोग शिवहर में टिकट दिए थे जायसवाल को, ऋतु जायसवाल को टिकट दिए थे, पढ़ी लिखी महिला थी। चुनाव में हम सफल नहीं हुए, अलग बात है। हम रेणु कुशवाहा को अवसर दिया था चुनाव लड़ने के लिए, सफल नहीं हो पाए, अलग बात है। तो इस तरह का हमारा प्रतिनिधित्व है। अर्चना रविदास को टिकट दिया था हमने, हम सफल नहीं हो पाए, अलग बात है। लेकिन समाज के विविध वर्ग को हमने टिकट देने का काम किया। इनका पैटर्न देख लेंगे तो जितना एक्टर, एक्ट्रेस, राजा, रजवाड़ा, महारानी, यही इनका आरएसएस और बीजेपी का है। इनको वुमेन्स रिजर्वेशन से लेना देना नहीं है, बल्कि रबर स्टैम्प मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको चाहिए, जिससे उनकी नीतियों पे कोई सवाल ना करे। सुधाकर, अगर हम बात करें बिहार के 2-3 जो सिंचाई परियोजना है, उसमें एक इंद्रपुरी जलाशय परियोजना भी बहुत अहम है। उसके बारे में आप क्या एक सोच रखते हैं, और उसको किस तरीके से आगे ले जाना चाहिए, या फिर वो कितना महत्व रखता है पूरे शाहबाद और मगध? देखिए, बिहार के लिए 3-4 बड़ी परियोजनाएं सिंचाई की बहुत ज़रूरत है। एक कदवन जलाशय है सोन पर, जिसका आज तक नींव नहीं रखा गया।
मंडल डैम बनकर तैयार है उत्तर कोयल पर, जिसमें केवल गेट लगाना है, वो नहीं लगाया आज तक। कोसी पर जो उत्तर बिहार का शोक कही जाती है नदी, नेपाल के कैचमेंट एरिया में एक महाबांध बनाने की ज़रूरत है, उस पर आज तक एक नींव नहीं रखा गया। 22 साल 20 साल से सत्ता में लोग हैं। लाख लाख करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हो रही हैं आंध्र प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, लेकिन बिहार राज्य के लिए 10,000 20,000 करोड़ की भी परियोजना स्वीकृत नहीं हो रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य अपने रिसोर्स से वो करते, हमारी कोई आपत्ति नहीं। केंद्र सरकार क्यों कर रही है वहाँ पर? क्या हमारी हिस्सेदारी नहीं बनती? क्या जो लोन लिए जा रहे हैं उसमें हम चुकता नहीं करेंगे? तो लोन लेगा देश, चुकता करेगा देश और खर्च करेगा चुनिंदा। ये जो नीति है केंद्र सरकार की, बिहार पीछे जा रहा है। कदमन अगर नहीं बना आने वाले समय में तो बिहार की खेती मारी जाएगी, बिहार भुखमरी की तरफ जाएगा। और डैम जब बनता है तो केवल खेतों को पानी नहीं देता, उससे बिजली भी पैदा होती है, उससे शहरों को पीने का पानी मिलता है, उससे इंडस्ट्री के लिए पानी मिलता है, और उसके जलीय जीव से लेकर के पर्यटन की संभावनाएं भी बनती हैं। तमाम तरह के इको टूरिज्म खड़ा होता है। लेकिन अभी तो बिहार पे देख लीजिए, पिछले केंद्र सरकार 12 साल में बैठे हुए लोग कोई एक परियोजना पे काम आगे बढ़ाए हों। सुधाकर, 3 लाइन में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी जो है वो कैसे समाज के हर वर्ग के प्रति एक सकारात्मक सोच रखती है, और आप इसको कैसे डिफेंड करते हैं? हम लोग हमेशा ए टू डिजिट की पार्टी हमारी बात की, हम उस हिसाब से प्रतिनिधित्व भी दिए। हमने नीति निर्माण के स्तर पे समानता लाया। हम लोगों ने नौकरी जो दिया वो कहीं किसी एक जाति को दिया, किसी एक वर्ग को दिया, सभी लोगों को दिया हमने। सरकारी नौकरी तो बंद हो गई है देश में, लेकिन बिहार तेजस्वी जी के नेतृत्व में पहला राज्य था जहाँ 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी थी, 3 लाख पोस्ट विज्ञापित करके आए थे। कहाँ है बिहार? हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते, लेकिन निश्चित तौर पर लोकतंत्र की जो सबसे आत्मा है वो गांव में बसती है। वहाँ पे हमको निवेश बढ़ाना होगा, संसाधनों के बंटवारे को हमको संतुलित करना होगा। अब बड़े लोग जो शहरों में बसे लोग हैं, उनको लगता है कि हमारा ये पैसा चला गया गांव की तरफ, गरीबों की तरफ, हाशिए पर लोग हैं उनकी तरफ चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको डेमोक्रेटिक तरीके से रिसोर्सेज को भी डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। पूंजी का जब तक लोकतंत्रीकरण नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र केवल अपने आप में नहीं है, कई प्रकल्पों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ठीक करने पे ही लोकतंत्र मजबूत होता है। बक्सर की जीत उम्मीद के मुताबिक या चौंकाने वाली? उम्मीद से कम, इससे ज़्यादा वोट से हमको चुनाव जीतना चाहिए था। जगदानंद सिंह सबसे बड़ा प्रभाव या सबसे बड़ा दबाव? आप दबाव कह सकते हैं। वो जिस लेवल के लीडर थे, हमारे पास हमेशा दबाव है कि हम उनसे बेहतर प्रदर्शन करें। बिहार की राजनीति बदल रही है या अटकी हुई है? बिहार की राजनीति गड्ढे में जा रही है। प्रशांत किशोर गंभीर नेता या सिर्फ रणनीतिकार? कुछ भी नहीं। विवाद कमजोरी या आपकी ताकत? बदलाव के लिए हम काम करते हैं, न विवाद के लिए न किसी के लिए, बदलाव के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया हकीकत या भ्रम? अब भ्रम है। राष्ट्रीय राजनीति संतुलित या एक तरफा? एक तरफा से भी खराब। एक शब्द में भारतीय लोकतंत्र? बहुत उम्मीदें हैं 145 करोड़ लोगों को, इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरी होंगी, कोई दूसरा विकल्प नहीं। दोस्तों, आज की बातचीत ने हमें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उस सिस्टम के अंदर चल रही वास्तविक हलचल को समझने का मौका दिया। नेतृत्व केवल सत्ता का खेल नहीं होता, वह जवाबदेही, स्पष्टता और कभी कभी असहज सच बोलने की हिम्मत को भी
हिम्मत का भी नाम है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ श्री सुधाकर सिंह जी का इतनी ईमानदार और सीधी बातचीत के लिए, और आप सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया। अगर आपको आज का एपिसोड ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। मैं हूँ गोविंदा और आप देख रहे हैं आइडियाज़ एंड इंसाइट्स विद गोविंदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सोचिए समझिए और सवाल पूछते रहिए।